हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 26 जनवरी 2019। तो आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोग को। तो हम अपना गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं। देखो, सुबह भी मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, अभी भी देना चाहूँगा। देखो, हमारा जो संविधान लागू किया गया दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। जब इसको अंगीकृत करने की बात आती है, देखो हमने इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। अगर आपसे पूछा जाए अंगीकृत हमने अपनाया कब था, तो 26 जनवरी 1949 को हमने अपना लिया था। और पूर्ण रूप से हमने अपनाया था 26 जनवरी 1950 को, एकदम पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। और इसकी अंतिम बैठक कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी अंतिम बैठक जो हुई थी ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा, इसकी आखिरी बैठक हुई थी संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। और इस जो संविधान को हमने अंगीकृत किया था वो किया था 26 नवंबर 1949 से। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखेंगे, मैप देखेंगे, स्कीम्स, राष्ट्रीय पार्क, पीआईबी न्यूज़, द हिंदू, दैनिक जागरण और स्टेट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे। पीडीएफ देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो उसको आईएएस की बुक्स चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइएगा, आपको वहाँ पर पूरी बुक्स की डिटेल मिल जाएगी। देखिए, आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपको ये कमेंट करके अभी जस्ट बताना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, आपको ये बताना है। किर्गिस्तान की राजधानी का नाम क्या है। देखिए, अगर आपका एक सही हो रहा है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि आप 33% तो सही कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपको 2 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो इसका मतलब 66.67% आप सही हैं। तो अगर 2 क्वेश्चन इसमें से आप सही कर पा रहे हो, इसका मतलब बढ़िया ट्रैक पे हैं। जरूरी नहीं कि आप तीनों के तीनों क्वेश्चन सही करिए। देखो, हम 100% चक्कर में क्या होते हैं, आप 2 क्वेश्चन जो सही करते हैं उसको सेलिब्रेट करने के बजाय क्या करते हैं, इससे हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप 60% से ऊपर किसी भी एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हो, इसका मतलब आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आप इसमें से 2 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो पॉज करिए, कमेंट करके बताइए कि ये वाला आपका आंसर इतना आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने इसको कर लिया होगा। तो आंसर देखते हैं हम इसको। देखो, वेनेजुएला की राजधानी क्या है आपका, ये वेनेजुएला, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन ये मैं हटाना भूल गया, ठीक है। देखो, यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है यहाँ पे 25 जनवरी को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मनाते हैं 25 जनवरी को। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में था। ये पॉइंट आप याद रखना। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो किर्गिस्तान की राजधानी दोस्तों बिश्केक है। तो आप याद रखिएगा, इसकी राजधानी कहाँ है, बिश्केक है, ठीक है। इसकी राजधानी बिश्केक है। अब बात करते हैं किर्गिस्तान के जो मतलब इससे पड़ोसी देश कौन कौन से लगते हैं, ये भी अब एक बार हम देख लेते हैं। आप देखो, इधर चाइना लगता है, इधर कजाकिस्तान लगता है, उज्बेकिस्तान और आपका तजाकिस्तान। 4 देश लगते हैं इससे सीमाओं से, ठीक है। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिए। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, बिश्केक है। और इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि जो उसकी सीमाएँ लगती है वो 4 देशों से लगती है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखो सिक्किम के। तो सिक्किम मैंने बताया था 3 देशों से लगा हुआ है। कौन कौन से, नेपाल, चाइना, भूटान। और अरुणाचल प्रदेश भी सेम है, चाइना से लगा हुआ है, भूटान से लगा हुआ है, इधर म्यांमार से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये 2 राज्य हो गए। तीसरा राज्य कौन सा है, वेस्ट बंगाल। इधर बंगाल से लगता है, इधर भूटान से लगता है, इधर आपका नेपाल से लगता है। तो ये इधर नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्य हैं जो क्या करते हैं, 3 देशों से साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा देखिए, आप कोई देश मिल रहा है आपको ऐसा नहीं, कोई देश आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा हो। इसके बाद अगर ऊपर जाएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर, इधर आएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर मिल जाएगा, जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान से करता है और आपका चाइना से करता है। तो ये जम्मू कश्मीर एक राज्य और है। तो टोटल 4 राज्य ऐसे आपको मिल जाएंगे जो 3 देशों के साथ अपनी सीमाएँ साझा करते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो भूटान देख लो आप कहाँ पे है, सॉरी, आप भूटान भी देख लीजिए कहाँ पे है। उसके साथ साथ उसके पड़ोसी देश कौन कौन से, ये भी देख सकते हैं आप। भूटान को देखो तो भारत से घिरा हुआ है और किससे, चाइना से घिरा हुआ है, इतना याद रखिएगा। नेपाल देखो ये रहा, बांग्लादेश यहाँ है, म्यांमार यहाँ है, जिसको बर्मा कहते हैं, चाइना यहाँ है, भारत यहाँ है और श्रीलंका यहाँ है। इधर अरब की सागर, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए, एग्जाम पॉइंट से पूछ लिया जाता है। और जो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। उसके बाद बात करें, देखो अर्जेंटीना के, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। चिली भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ बात करें इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो चिली है, बोलाविया है, पराग्वे, उरुग्वे और ब्राज़ील। ब्राज़ील की सीमा इतनी लगती है, तो ऐसा नहीं कि आप मिस्टेक कर जाइएगा। और बात करते हैं, देखो मकर रेखा, तो मकर रेखा यहाँ से गुजरती है कौन कौन से राज्यों से, देखो आप ध्यान से देखोगे तो चिली से गुजरता है, बीपी से गुजरता है, मतलब बोलाविया और पराग्वे से गुजरता है। बोलाविया का हल्का से ये भाग टच करता है, इतना याद रखिएगा बस, ठीक है। हल्का सा भाग टच करता है। उसके बाद अर्जेंटीना और ब्राज़ील, तो इतने इन देशों से क्या हो गुजरता है। तो आप ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। मलावी की बात करें, देखो मलावी की राजधानी दोस्तों
लिंगोवे है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप ये लिंगलोंगवे भी बोलते हैं, लिलोंगवे भी बोलते हैं। तो आप देख लीजिएगा क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसको बोलेंगे लीलोंगवे। तो ऐसे आप याद रखिएगा लीलोंगवे। तो हिंदी थोड़ी सी मेरी ख़राब है, तो इसके लिए क्षमा करिएगा, ठीक है। तो इसकी राजधानी आप याद रखिएगा। मैप में देख लेते हैं इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक, इन 3 देशों से इसका सीमा घिरी हुई है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और ये मकर रेखा को भी काटता है, मोजाम्बिक से होते हुए जाता है। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। उसके बाद देखो मैक्सिको बहुत ही ज़्यादा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स हाईलाइटेड रहे हैं। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, मैक्सिको है, ये गल्फ युकाटान चैनल है, युकाटान प्रायद्वीप इसको बोलते हैं, यहाँ क्यूबा है, और ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। तो ये इतने पॉइंट्स याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। बात करते हैं वेनेजुएला की। देखो इसका जो कैपिटल है कैराकस है, क्योंकि ये पूछे जाने के चांसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखो अभी टाइम लाइन में है, हाईलाइटेड है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं, जिम्बाब्वे की बात करते हैं। देखो जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो हरारे है, और इसके जो पड़ोसी देश है वो देख लेते हैं हम, जाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक। यहाँ पे आपको पता है कि एक बार इन्फ्लेशन हो गया तो यहाँ पे 1-1 करोड़ के नोट जारी किए गए थे। 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, मतलब एक नोट आपके पास जेब में है, आप 100 करोड़ लेके घूम रहे हैं। ठीक, इतनी इन्फ्लेशन थी कि आपको एक ब्रेड का पैकेट लेना होता था तो कहते थे कि 2 करोड़ रुपए दोगे तो देंगे हम आपको, मतलब 2 करोड़ रुपए का आपको नोट देंगे तो आपको एक ब्रेड का पैकेट मिलेगा। जो 10 रुपये का ब्रेड का पैकेट होता था वो 2 करोड़ रुपए में दी जा रही थी वहाँ पे। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, फिर उन्होंने अपनी करेंसी को कैंसिल करके डॉलर अपनाया। फिर उसके बाद अभी कहा जा रहा है कि अपना खुद की करेंसी अपना लेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे तो बोत्सवाना आ जाता है। ठीक है, बोत्सवाना की अगर इसके आसपास की कंट्री देखें तो नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जाम्बिया से हल्की से पट्टी से घिरा हुआ। तो ये भी याद रखिए, हल्का से बॉर्डर शेयर करता है आपका जाम्बिया से। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप देखते रहिए, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं PSLV C-44 की। तो देखो माइक्रोसैट R और कलाम सेट ये दोनों भेजे गए हैं, तो इसके बारे में डिटेल में अभी डिस्कस हम करेंगे। तो बस ये याद रखिएगा, देखो इसका जो 4 चैनल का PSLV आपको पता है कि 4 चैनल का होता है। PSLV का जो आखिरी चैनल है ना उसको अभी खोला ही नहीं गया है, तो उसकी इमेज वगैरह हम देखो अभी सारा डिटेल में देखेंगे द हिंदू वाले सेक्शन में। तो इसको बस एज ए नॉलेज के लिए मैंने अभी ये पे डाल रखा है। देखो आप मतदाता दिवस किस दिन मनाया गया, तो आप याद रखिएगा मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मैंने जैसे आपको क्वेश्चन भी दिया था इसको, तो आप याद रखिएगा क्यों किया जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि देखो नो वोटर टू लेफ्ट बिहाइंड इसकी थीम रखी गई इस बार। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम रखी गई है नो वोटर टू लेफ्ट बिहाइंड। तो ये आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ देखो इसमें बुलाया किसको कहा था, बांग्लादेश, भूटान, कजाकिस्तान, मालदीव, रसिया और श्रीलंका के जैसे चुनाव प्रबंधन जो निकाय हैं उन सबको उनके प्रमुखों को बुलाया गया था कि आप देखिए हम लोग कैसे चुनाव कराते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो होता है, इन सारी चीज़ों को इसमें इंप्लीमेंट किया गया था। निर्वाचन आयोग का गठन देखो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। उसी के रूप में हम क्या करते हैं 25 जनवरी 2011 से हम इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का शुरुआत किया गया है। और इसका बस उद्देश्य इतना है कि जो मतदाता है ना उनको अधिक से अधिक मत देने के लिए प्रेरित करना, और विशेष रूप से नए मतदाता मतलब अगर आपका एज 18 साल हो चुकी है तो आप वोटिंग के लिए आप क्या है, वोटिंग के लिए आप वोटिंग दे सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है कि आपको देखो अगर आप अपने घर में तो आप आराम से वोट दे सकते हैं। अगर आपको वोटर ID कार्ड नहीं बना तो आप वोटर ID कार्ड बनवा सकते हैं, तो आपको वोट देने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इसरो ने 2019 के प्रथम सफल अभियान, अब ये देखते हैं PSLV C-44 का 2 उपग्रह भेजे गए, कौन कौन से, माइक्रोसेट R और कलाम सेट। अब देखो ये दोनों भेजे गए। अब इसमें महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है ये तो देखो कलाम सेट सबसे छोटा है, मतलब 1.2 kg का है। तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, प्लस इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। PSLV देखो ये छोटे छोटे भेजे गए, तो अभी क्या किया इसरो ने एक नया अपना एक नया इसका संस्करण निकाला PSLV का, जिसको उन्होंने नाम दिया PSLV DL। तो किससे छोड़ा गया, तो D से संबोधित किया गया इसको। तो PSLV L पहले हम ऐसे बोलते थे, PSLV L PSLV XL बोलते थे, इसको DL बोला गया है। तो D इसके नाम में संबोधन में रखा गया। तो आप याद रखिएगा PSLV DL से छोड़ा गया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PSLV XL से भेजा गया है, तो आप इसमें ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो PSLV XL से छोड़ा गया है, PSLV DL से छोड़ा गया, ऐसे आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ये उस चीज़ याद रखना है कि PSLV DL से इसको छोड़ा गया था। 2 है तो माइक्रोसॉफ्ट R और ये। तो अब माइक्रोसॉफ्ट R की बात करें तो देखो इसको ये चीज़ कहा जाता है कि एक सैन्य इमेजिंग उपग्रह है। देखो ये क्या है कि देखो आप सामरिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसरो भी नहीं बता रहा है कि हमने इसको किस पर्पज़ के लिए भेजा है, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि सैन्य इमेजिंग मतलब सैनिक कार्यों के लिए इसको
क्या क्या उपयोग किया जाएगा। इसरो कहता है कि हम अपने यूज़ करने के लिए करेंगे, लेकिन ऐसा है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली अच्छा है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम जरूरी थोड़ी कि हम पूरी दुनिया को सब कुछ यही बताएं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। अगर आप ऐसा करते हो तो वो भी क्या करेंगे, आपके काउंटर में कोई चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो कुछ चीज़ें गुप्त भी होनी चाहिए। देखो इसका जो वजन है बस मात्र 130 किलोग्राम इसका वजन है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा उपग्रह है, और जो ये जाएगा जो पृथ्वी की सतह से ना, पृथ्वी का सबसे बड़ा लेयर है, इससे 274, ठीक है, 274 किलोमीटर ऊपर रहेगा, 274 किलोमीटर ऊपर ये फिक्स होगा। और जो इसको बात करें कलाम सेट, तो ये और ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा वो भी हम आगे चल के देखते हैं। अभी देखो इसका जो वजन है कलाम सेट का 1.26 किलोग्राम है, तो आपको ये पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। ये एक स्पेस किड्स इंडिया के विद्यार्थियों द्वारा किया गया एक ऐसा संगठन जो क्या करता है, नवीन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए समर्पित है। तो इतना याद रखिएगा, स्पेस किड्स इंडिया के संगठन ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने इसको बनाया था, इसको भेजा गया है। ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे हल्का उपग्रह है, याद रखिए, सबसे छोटा और सबसे हल्का, दोनों पॉइंट याद रखिए, सबसे छोटा है और सबसे हल्का उपग्रह भी है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको पता है कि PSLV का मैंने बताया था चार वेरिएंट्स से जाता है, मतलब 4 फेजेज़ में जाता है। तो पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़, चौथा फेज़। चौथा फेज़ अभी तक खुला नहीं है, क्या है आपको अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं इमेज के थ्रू समझाता हूँ तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब होता क्या है कि देखो ये है PSLV C44। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो ये स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 का मतलब ये तो कुछ ऊपर तक जाने के बाद ये वाला पार्ट ना अलग हो जाता है, अलग होकर गिर जाता है ज़मीन पे, मतलब ज़मीन पे आते आते बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इसके, या समुद्र में गिर जाता है, देख, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया। और उसके बाद देखो स्टेज 2 होता है। अभी क्या होता है, देखो सैटेलाइट कुछ ऊपर तक जाता है, इसमें से कुछ पार्ट अलग होकर गिर जाता है, फिर कुछ ऊपर तक जाएगा, फिर कुछ पार्ट अलग होकर गिर जाएगा। मतलब पहला स्टेज यहाँ पर गिर गया, फिर दूसरा स्टेज गिर गया, फिर इससे ऊपर जाएगा, फिर कुछ ऊपर जाने के बाद क्या होता है, फिर ये वाला पार्ट भी अलग हो जाता है, तीसरा पार्ट भी आपका गिर गया। उसके बाद क्या लास्ट स्टेज बचता है। जो लास्ट स्टेज में क्या होता है कि उसके अंदर ही क्या होता है, लास्ट स्टेज देखोगे तो आप ऐसे होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये लास्ट स्टेज है, ठीक है। इसके अंदर ही क्या होता है, आपका सैटेलाइट्स भी होते हैं, और ये पूरा अलग हो जाता है अंतरिक्ष में जाने से पहले ही, कुछ देर पहले ही ये क्या करता है, ये वाला पोर्शन भी अलग हो जाता है। इसको स्टेज 4 बोलते हैं। अब देखते हैं कैसे है ये। देखो आपने ये मिसाइल भेजी ऊपर, जैसे ऊपर क्या देखो ये धीरे रॉकेट अलग हो जाता है, ये अलग होकर क्या होता है, धीरे से गिर जाता है, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और ये गिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से फिर सेपरेट होगा, फिर गिर जाएगा एक, फिर ऊपर जाते जाते फिर एक सेपरेट होगा, फिर गिर जाता है, फिर ऊपर जाते जाते फिर एक क्या होगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, फिर सेपरेट हो जाता है। ये 4 स्टेज में क्या होते हैं, चीज़ें सेपरेट होती रहती हैं और गिरते जाती हैं। अब देखो ये पूरा इसका स्टेज दिया गया, कैसे कैसे ये C44 गया था, ठीक है। इतने टाइम से स्टार्ट हुआ, ये हाइट देखो इसमें दिया गया है, ठीक है, कितने किलोमीटर के बाद। आप देखोगे, देखो यहाँ ये रहा आपका 274, ठीक है, लगभग इंडियन 274 आपका आ जाएगा यहाँ के आसपास, ठीक है। तो कि ये स्टेज पे क्या किया गया था, आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट आर को यहाँ पे अलग कर दिया गया था 277 के आसपास, ठीक है, सेपरेट हो गया था 277 के आसपास माइक्रोसॉफ्ट आर, आपको माइक्रोसेट आर। और इसके साथ साथ क्या था कि जो आपका कलाम सेट था, कलाम सेट आपको पता है कितनी हाइट तक गया था, देखो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था 450 किलोमीटर तक की हाइट तक गया था वो सरफेस से, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये सेटेलाइट आप देखोगे तो कलाम सेट आर 274 वैसे है, 273 है, बट यहाँ पे 277 मतलब 3-4 किलोमीटर के आसपास का रेंज हो जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे भेजा गया। उसके बाद कलाम सेट आपका 400 सरफेस से मतलब पृथ्वी का ये सरफेस है। अगर आप मैं गोल से अगर पृथ्वी बनाऊँ तो आप यही भी समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं बताते हैं, तो ये भी पॉइंट आता है। सपोज करिए ये हमारा पृथ्वी है, इसके सरफेस से ये 270 किलोमीटर 274 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा, और जो कलाम सेट है ये इसके सरफेस से, इसी सरफेस से क्या है आपका 450 किलोमीटर दूर रहेगा। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा, ठीक है, पृथ्वी के ऑर्बिट से। अब देखो होता क्या, स्टेज 4 इसकी बात करते हैं। स्टेज 4 के अंदर क्या होता है, देखो हमारे ये सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर देखोगे ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि देखो ये तो USA के सैटेलाइट्स है, बट इंडिया के सैटेलाइट्स की इमेजेस नहीं मिली, तो मैंने USA का लिया आपको बस समझाने के लिए। तो देखो ये स्टेज 4 में क्या होता है, ये सारे पार्ट्स अलग होते हैं, जैसे देखो ना सेपरेट हो गया, पहले में क्या होता है ऐसे कुछ अलग हो जाएगा, फिर पार्ट कुछ दूसरे में ऐड हो जाता है, कुछ तीसरे में अलग हो जाता है, लास्ट स्टेज में क्या होता है ये बचता है। अब ये क्या होता है, ऐसे बाहर को ऐसे खुल जाता है, ये इधर का खुल जाता है, बचता है बस ये है लास्ट में, ठीक है। ये है आपका सैटेलाइट्स जो लास्ट में यहाँ पे बचता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला स्टेज ना अभी बंद है, इसको अभी बंद ही रखा गया। देखो क्या करते हैं इसरो, इसमें मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको कर रहे हैं, तो आपके लिए आपको ये भी चीज़ इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस देखो 24 जनवरी को मनाया गया। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है याद रखिएगा, 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को।
आपको ये चीज़ याद रखनी है। राष्ट्रीय बालिका 2019 की थीम रखी गई थी उज्ज्वल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण, द एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर द ब्राइटर टुमारो। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सार्क देशों की बात करें तो सार्क देशों में दोस्तों अभी बात की जा रही है मुद्रा विनिमय संबंध के रूप में, मतलब इन्होंने मंजूरी, मतलब इसमें सिंपल से क्या है, बस इतना रखिए फ्रेम करेंसी स्वैप की बात करिए, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की बात करिए। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। अभी आप लोगों ने जापान से जापान और इंडिया की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मैंने पढ़ाई थी आपको। उसमें क्या किया था मैंने कि आप बताया था कि अगर आपको कभी इमरजेंसी में डॉलर की जरूरत पड़े तो इंडिया क्या कर सकता है, जापान से ले सकता है, बाद में उसको पे कर सकता है। ये मैंने आपको चीज़ बताई थी आपको, ठीक है। और अब उसके बदले में क्या देगा इंडिया उसको रुपये ही दे देगा, बाद में वो अपना डॉलर देकर रुपया ले लेगा। सेम ऐसे ही कहा जा रहा है सार्क देशों के लिए, ठीक है। सार्क देश कौन कौन से हम वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब सार्क देश ये हैं, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये देश क्या करेंगे, आपस में ही करेंसी का स्वैप करेंगे। सपोज करो किसी देश में इसमें से क्राइसिस आ गई, क्राइसिस इन द सेंस कि उनके पास डॉलर नहीं बचा, अब इनको पेट्रोल डीजल खरीदना है, कैसे खरीदेंगे, तो क्या करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे जो सार्क देश के मेंबर होंगे, एक बैंक समझ लो बना दिया, इसमें सपोज करो $2 मिलियन रख दिया। अगर सपोज किसी के देश में क्राइसिस आ गया, डॉलर नहीं है, तो यहाँ से निकाल के उसको डॉलर दे दिया जाएगा और अपने उतने ही पैसे का ये रुपया इसमें जमा कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब इसके पास पैसे आ जाएंगे तो ये वापस से अपना रुपया ले लेगा और फिर डॉलर दे देगा। एक तो ये हो गया करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। करेंसी को स्वैप करेंगे। एक होता है तो वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, हिस्ट्री में भी पढ़ाया, ज्योग्राफी में पढ़ाया। वस्तु का विनिमय करना मतलब एक वस्तु ये है, एक दूसरी वस्तु ये है। ये सपोज करो इंडिया है, ये सपोज करो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को ही लेते हैं। सपोज करो पाकिस्तान को हमने बिस्कुट बेचा, बिस्किट बेच दिया हमने, और पाकिस्तान से कोई सामान आ सपोज करो आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वैसे उम्मीद तो नहीं होती कुछ आने का, बट मान लेते हैं कुछ आ रहा है। अब क्या हुआ, अब देखो ये दो देशों के बीच व्यापार है, और दो देशों के बीच व्यापार हमेशा किस में होता है, डॉलर में होता है। बट हमने कहा कि हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे। हमने कहा कि इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान से कि भैया तुम जो भी हम तुमको सामान भेज रहे हो, तुम हमें क्या करो, तुम हमें अपना पाकिस्तानी रुपया दे सकते हो या तो हमें रुपये में पे कर दो। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, हमें रुपया में, अपने पाकिस्तानी रुपये में पे करेंगे। इंडिया ने बोला ठीक है, पाकिस्तान रुपये में पे कर दिया। इंडिया के पास क्या हुआ, पाकिस्तान का करेंसी आ गई, पाकिस्तानी रुपया आ गया। जब क्या हुआ, इंडिया को कुछ मंगाना पड़ा पाकिस्तान से, ठीक है, मान लो हथियार वगैरह मंगाना पड़ गया ऐसा होने वाला नहीं है, बट मान लो कुछ भी मंगाना पड़ गया, कुछ भी एक एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी हम सपोज गेहूँ ही मंगा रहे हैं, इनसे गेहूँ ले रहे हैं, थोड़ा सा गेहूँ लेते हैं। तो जब मैंने इंडिया से पाकिस्तान से गेहूँ लिया, तो पाकिस्तान को हम रुपया अपना नहीं देंगे। जो पाकिस्तान का रुपया हमारा पास पड़ा था, जो हम पहले ही खरीद के हम लाए, जब इनको हमने बेचा था, तो जो इनसे हमें हमारे पास रुपया बचा था, ये रुपया हम इनको दे देंगे, ठीक है, इनका पाकिस्तानी रुपया। दोस्तों ये क्यों की जाती है, देखो वस्तु विनिमय प्रणाली हमने पहले ही बात की थी। पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई गेहूँ उगाता था, ठीक है, गेहूँ उगाता था, कोई आपका गन्ना उगाता था। अब एक गन्ने वाले को, जो इसने गन्ना उगाया है, उसको गेहूँ चाहिए होगा, तो इसने क्या इससे मांग लिया, भैया हमें क्या करो, गेहूँ दे दो। अब जिसने गेहूँ उगाया उसके पास गन्ना नहीं था कि हम क्या कर सके, कुछ मीठा बना सके, कुछ मिठाई बना सके, कुछ तिल वगैरह जो भी बनाते हैं लोग बना सके। उसने कहा भैया हमको गन्ना दे दो। अब दोनों के पास रुपये नहीं थे, मतलब डॉलर नहीं थे। अब देखो आपको समझ में आएगा, ये गेहूँ मान लो इंडिया हो गया, गन्ना मान लो पाकिस्तान हो गया, और जो पैसे नहीं थे तो ये डॉलर मान लो, डॉलर इनके पास नहीं थे। इन्होंने क्या कहा, अब ये इंडिया की करेंसी मान लो गेहूँ होगी, इनकी गन्ना हो गई। अभी सिंपल सा ये क्या कि भैया अपना गेहूँ तुम हमें दे दो, ठीक है, हमसे गन्ना ले लो, तो तुम्हारे पास गन्ना हो जाएगा, मेरे पास भी गेहूँ हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसने क्या किया, गन्ना दे दिया तो इसके पास गन्ना आ गया, इसे थोड़ा सा गेहूँ दे दिया तो इसके पास गेहूँ आ गया। तो देखो दोनों के पास दोनों चीज़ें हो गई, और इन्होंने वस्तु का ही विनिमय कर लिया, मतलब वस्तु के ही लेन देन कर ली। तो मुझे इतने किलो के हिसाब से इतना गेहूँ दे दो, इतने रुपए के हिसाब से आप इतने गन्ना दे दो, दोनों के पास वस्तु का विनिमय हो गया। तो इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली या वस्तु विनिमय समझौता। आगे बढ़ते हैं। देखो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के देखो कैपिटल रायपुर है, भूपेश बघेल इनके सीएम है, आनंदीबेन पटेल इनकी गवर्नर है, और जो गवर्नमेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोली जाती है यहाँ पे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है, 30 मार्च 1949 को इसका मतलब स्टेट फॉर्मेशन हुआ था। रणथंभौर नेशनल पार्क, कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिका टाइगर रिजर्व। तो अभी रणथंभौर याद रखिए कहाँ पे, राजस्थान में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। घूमर और कलबेलिया यहाँ का डांस है, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। नहीं, कल का ये क्वेश्चन था काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये असम में है, तो इसका करेक्ट आंसर असम हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, आज का भयानक इन द सेंस बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। और आप देखो ऑप्शन इसलिए मैंने दिया कि आप लोग बहुत ज़्यादा लोग को पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने ऑप्शन दिए हैं।
तो भारत निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो ये क्वेश्चन अगर आपने मेरा कभी न्यूज़पेपर ध्यान से देखा होगा, मतलब मैंने रिवीजन का सेक्शन का ध्यान से देखा होगा, तो शायद आप इसका आंसर दे पाएंगे। फिर भी आप प्लीज़ अगर नहीं पता तो गूगल करिए और कमेंट जरूर करिएगा। इसका क्या आंसर होगा आपको ये जरूर बताना है। मलक्का है, लोम्बोक है, ठीक है, मांडुब है, बाली है, आपको जो भी ये जल डमरू है आपको जरूर कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों ये जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन है, आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा की तरह खुश रहा करिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।